हेलो दोस्तों, मैं अमृताराम लॉमरोड रीड सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर वर्ण विचार के बारे में बात की थी, जिसके अंदर वर्णों के भेद पढ़े, स्वर पढ़े, व्यंजन पढ़े और आज हम क्या करेंगे, आगे की बातें करेंगे। तो दोस्तों, हम आगे की बात करते हैं वर्ण विचार की। तो सबसे पहले वर्ण विचार की हम बात करते हैं। तो हमने आपको पिछली कक्षा के अंदर कहा था कि आगे की क्लास में हम उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद पढ़ेंगे। इन किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद पढ़ेंगे। और दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद कितने होते हैं। तो आपको बताने 8 भेद होते हैं, यानी उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो 8 की बात करते हैं हम, कौन कौन से होते हैं? कंठीय, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, औष्ठ्य, कंठालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 होते हैं, यानी 8 प्रकार होते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद के संस्कृत में। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, पहला भेद होता है, सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? ये क्रम बिल्कुल याद होना चाहिए। यहाँ तक तो क्रम हमें याद होना ही चाहिए, यानी 1 2 3 4 और 5 सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली चीज भी यही है। ये 5 तो हमें याद होने चाहिए। इन 5 को हम आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों, आप भी देखिए अपने शरीर के अंदर या गले से शुरुआत कीजिए। सबसे पहले क्या आते हैं? कंठ आते हैं। उसके बाद क्या आता है? हमारा ये तालु आता है, यानी ये ताड़वा आता है। उसके बाद हम बात करते हैं तो दांतों के अंदर सबसे पहले क्या आती है? मूर्धा आती है। जब दांतों के अंदर की मूर्धा की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आती है? मूर्धा। और उसके बाद क्या आता है? दांत आते हैं। उसके बाद हमारे सबसे बाहर क्या है? होठ है। और जब दोस्तों हम बात करते हैं शरीर के गले से शुरुआत करते हैं तो गले से क्रम शुरू होता है और हमारे मुख से बाहर तक आ जाता है, यानी सबसे पहले हमारे क्या आते हैं? कंठ। उसके बाद क्या आता है? यानी तालु यानी ताड़वा। और उसके बाद क्या आते हैं? दांतों के अंदर क्या आती है? मूर्धा यानी मूर्धा। और उसके बाद हमारे आते हैं दांत, और दांत से बाहर क्या आता है? होठ आते हैं। तो होठ को हम क्या कहें? ओष्ठ्य कहते हैं। यानी देखिए दोस्तों, इसका क्रम आप इसी प्रकार से याद रख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो हम कंठीय की बात करते हैं तो पहले क्या आएगा? के वर्ग आएगा। के वर्ग की बात करें तो के ख ग ड़, यानी सबसे पहले अगर आपको याद होगा सबसे पहले कंठीय आते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा? के वर्ग आएगा। उसके बाद आपको 2 नंबर याद होगा, कंठ के बाद थोड़े ऊपर आते हैं तो क्या आता है? तालु यानी तालवा। तो क्या होते हैं? तालुए। तालुए के अंदर कौन से आते हैं? यानी 2 नंबर का वर्ग कौन सा है? तो 6 नंबर आता है। 3 नंबर हम जब ऊपर गले से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो 3 नंबर में क्या आती है? मूर्धा आती है, यानी मूर्धन्य। तो मूर्धन्य के अंदर 3 नंबर वर्ग कौन सा है? ट वर्ग। यानी कौन सा वर्ग आता है? ट वर्ग आता है। आगे हम बात करते हैं दंत्य की। जब हम मूर्धा से आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है? बाहर की ओर निकलने के लिए तो दांत आते हैं, यानी दंत्य। दंत्य के अंदर कौन सा आता है? यानी 4 नंबर दंत्य है तो 4 नंबर वर्ग कौन सा है? त वर्ग है। 5 नंबर की हम बात करते हैं तो हमारे क्या आते हैं? सबसे बाहर होठ, यानी होठ का मतलब ओष्ठ्य आते हैं। और 5 नंबर में यहाँ ओष्ठ्य आते हैं तो 5 नंबर में वर्ग कौन सा है? प वर्ग। यानी कौन सा वर्ग आएगा? प वर्ग। यानी दोस्तों, आप इसी प्रकार से आसानी से याद रख सकते हैं। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, इसी प्रकार 1 नंबर वर्ग 2 नंबर वर्ग 3 नंबर वर्ग और 4 नंबर वर्ग और 5 नंबर वर्ग। जब हम दोस्तों कंठीय की बात करते हैं तो सबसे पहले क वर्ग आता है। इनको तो आप क से जोड़ लीजिए, कंठीय क से आता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्वर की, तो इसके अंदर क्या आते हैं? ए और आ आते हैं। यानी पहले कंठीय से शुरुआत होती है स्वर की, और स्वर के अंदर कौन आते हैं? ए और आ आते हैं। उसके बाद क्या आता है दोस्तों? है भी किसके अंदर आता है? कंठीय के अंदर आता है। उसके बाद क्या? विसर्ग भी किसके अंदर आता है?
विसर्ग भी कंठीय के अंदर आता है। देखिए दोस्तों, इसके सूत्र को आपको याद रखना होगा, कई बार पूछ लिया जाता है। अगु है विसर्जनीय इतना देते हैं और आगे आपको ऑप्शन के अंदर कंठीय, तालुए, मूर्धन्य, दंत्य दे देते हैं। तो अगर आपको वह सूत्र याद होगा तो अगु है विसर्जनीय कंठीय, या फिर अगर ये वर्ण आपको याद होंगे तो आप देख लेंगे ए किसके अंदर आता है, क्या किसके अंदर आता है किसके अंदर आता है, विसर्ग किसके अंदर आता है, तो वहां आप कंठीय आसानी से कर सकते हैं। तो इस सूत्र का मतलब है ए का मतलब ए और आ दोनों शामिल होते हैं। क का मतलब पूरा क वर्ग और है का मतलब है और विसर्जनीय यानी विसर्ग का विसर्ग, ये क्या होते हैं, कंठीय होता है। यह सूत्र यही कहता है अगु है विसर्जनीयान नाम कंठीय। आगे हम बात करते हैं तालुए की, यानी 2 नंबर बात करते हैं, कंठ से थोड़े ऊपर बढ़ते हैं तो क्या आता है, हमारा तालवा आता है। तो तालवे के अंदर बात करते हैं तो कौन सा वर्ण वर्ग आता है, च वर्ग आता है, च च ज य। और इसके अंदर अगर स्वर की बात करते हैं तो हम ए आ के बाद कौन से स्वर आते हैं, ई आते हैं। उसके बाद शुरुआत होती है अंतस्थ व्यंजनों की, यानी ये वाली लाइन की शुरुआत होती है। उसके बाद होती है उष्मीय वर्णों की, किसकी शुरुआत होती है, उष्मीय वर्णों की, यानी 2 यहाँ से नई चीज शुरू हो जाती है, एक तो अंतस्थ यानी ये वाली लाइन और ये उष्मीय यानी से वाली लाइन की शुरुआत होती है। तो आगे हम इसके सूत्र की बात करते हैं तो इचु है सनाम तालु, ई का मतलब छोटी और बड़ी दोनों, यानी च का मतलब च वर्ग और यह यानी यह और श का श। इचु है सनाम तालु। दोस्तों आपको पूछ लिया जाता है कि तालुए का यह सूत्र पूछ लिया जाता है या फिर दे दिया जाता है कि इचुए सनाम क्या होता है, तो इचुए सनाम तालु होता है। आगे हम बात करते हैं मूर्धन्य की। तो जब तालुए से थोड़े ऊपर बढ़ते हैं हम तो क्या आती है, हमारी मूर्धा आती है। मूर्धा आती है 3 नंबर पर। तो 3 नंबर हमारा वर्ग कौन सा है, टे वर्ग है। तो टे वर्ग के अंदर टे वर्ग के 5 वर्ण आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ए आ ई के बाद हम ऊ को छोड़ेंगे। उसके बाद क्या आती है, री आती है, क्या आती है, री। और ये के बाद क्या आता है, रे आता है। से के बाद षटकोण वाला से आता है। और इसका सूत्र है ऋटुर षणाम दंत्या। री का मतलब री, टे का मतलब टे वर्ग है, रे का मतलब रे और से का मतलब से, यानी ऋटुर षणाम मूर्धा। यानी आपको पूछ लिया जाता है ऋटुर षणाम क्या है, तो ऋटुर षणाम क्या है, मूर्धा है। आगे हम बात करते हैं दंत्य की। जब मूर्धा से थोड़े आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है, दंत्य आता है, यानी दांत आते हैं। दांत के अंदर अगर किस वर्ग की 4 नंबर की बात करते हैं तो 4 नंबर वर्ग कौन सा है, तय वर्ग है, यानी तय वर्ग के 5 वर्ण आते हैं। आगे हम बात करते हैं री के बाद संस्कृत में क्या आता है, लरी आता है। री के बाद संस्कृत में क्या आता है, लरी। और ये रे के बाद क्या आता है, ले आता है। तो यहाँ क्या होगा, ले होगा। और शे यानी शे शंकर से षटकोण से सड़क आती है। तो यहाँ क्या हुआ, शे हुआ। इसके सूत्र की बात करते हैं तो यहाँ क्या होता है, लिटुल सनाम दंत, यानी लरी आती है, तय वर्ग आता है, ले आता है, से आता है, लिटुल सनाम दंत। आगे हम ओष्ठ की बात करते हैं तो दांत से जस्ट बाहर निकलते हैं तो क्या आते हैं, होठ आते हैं। और होठ को क्या कहते हैं, ओष्ठवे कहते हैं। ओष्ठवे कितने नंबर पर, 5 नंबर। तो 5 नंबर पर तो हमारा 5 नंबर वर्ग क्या होता है, पे वर्ग होता है, यानी पे वर्ग के 5 वर्ण आते हैं। या तो दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने की चीज भी नहीं है, क्योंकि जब हम ऊ को बोलते हैं तो सबसे ज्यादा होठों का प्रयोग होता है, होठों का प्रयोग होता है। तो यहाँ क्या आएंगे, ऊ के अंदर ओष्ठवे होंगे। और यह उपधामिनी, यानी उपधामिनी के अंदर भी क्या होता है, ओष्ठवे होते हैं। इसके सूत्र की बात करते हैं तो उपधामानी या नाम ओष्ठो, यानी ऊ वर्ग कौन से, यानी ऊ छोटा ऊ और बड़ा। और उपधामिनी दो एक ही होता है। ये दोस्तों 2 नहीं है, ये एक है, पप्पे, यानी ये एक ही है।
और उपधामनी के बाद हम करते हैं पे वर्ग की, तो ये पे वर्ग आपका यहाँ है, यानी उपधामानी नाम पूछ लिया जाता है तो आप क्या बताएंगे, ये औष्ठ्य होते हैं। तो दोस्तों ये थी बात हमारे इन 5 अंगों, इनको आप इसी प्रकार से याद रख सकते हैं कि सबसे पहले कंठ आते हैं, कंठ से आगे बढ़ते हैं तो तालवा आता है या तालवी आते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मुर्दा आते हैं तो मूर्धन्य हो गए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो दंत आते हैं यानी दांत आते हैं तो दंतीय, और उसके बाद औष्ठ्य, यानी इनका भी क्रम इसी प्रकार चलेगा और इनका भी क्रम इसी प्रकार चला। ए और स्वरों की बात करते हैं तो यहाँ ए आ ई, ये तो आपको याद रखना ही नहीं है, जिस प्रकार ए आ ई का क्रम चलता है उसी प्रकार दोनों प्रयोग हुआ। यहाँ बीच में से ऊ हटाना है और उसके बाद री और लरी का प्रयोग करना है, उसके बाद ऊ आएंगे। और पहले में क्या आएगा, है आएगा, विसर्ग आएगा, है और विसर्ग दोनों की ध्वनि एक ही होती है। इसी प्रकार विसर्ग भी है की ध्वनि लाता है, इसलिए दोनों किसमें पहले के अंदर है। उसके बाद ये वाली वर्णों की शुरुआत हो जाती है, उसके बाद से वाले वर्णों की, इनको तो आपको याद रखनी नहीं, याद इतना रखना है सिर्फ कि 2 नंबर से ये और से की शुरुआत होती है, उसके बाद 3 तक क्रम चलता रहता है और आगे उपधमनी आपको शामिल होते हैं औष्ठ्य में। आगे हम बात करते हैं कंठ तालव्य की, किसकी, कंठ तालव्य की। दोस्तों इनको तो आपको याद रखना ही नहीं है, क्योंकि कंठ तालव्य का सूत्र है एज, तो सूत्र क्या कहता है, सूत्र के अंदर आई आई है तो पहले क्या होगा, आई आई होगा। और उसके बाद बात करते हैं कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में भी आपको याद रखना ही नहीं है, बड़ी आसानी से हम ये समझेंगे। इसका सूत्र है ओदोती। ओदोती में पहले ओ आया है तो ओ वाला क्या होगा, कंठोष्ठ होगा। तो ये कंठ तालु और कंठोष्ठ किस प्रकार हुए इनको हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, कंठ तालव्य जब हम क्या करते हैं, इन ऐ की संधि करते हैं तो क्या होता है, ए प्लस ई होता है। क्या होता है, ए प्लस ई होता है, या ए प्लस ई हम करते हैं तो क्या होता है, ए किसका है, यहाँ आप देखिए ये ए किसका है, ए किसका है, कंठ का है, किसका है, कंठ का, और ई किसका है, तालु का। तो ये इसलिए क्या हुए, कंठ तालव्य हो गए। जब इनको दोनों को जोड़ दिया गया, यहाँ पर इनको जोड़ा गया तो क्या बने, कंठ तालु बने। यानी आपको इसको तो तोड़ करके देख सकते हैं इसकी संधि से कि ए और ई जुड़े तब ये ऐ बना, और इसलिए ऐ बना तो क्या हुआ, कंठ और तालु जुड़े तो कंठ तालव्य कह दिए। आगे बात करते हैं कंठोष्ठ की, तो कंठोष्ठ में क्या होता है, ओ होता है। दोस्तों इन ओ को हम तोड़ते हैं तब क्या होता है, ए प्लस ऊ, यानी ए और ऊ के मिलने से क्या बनता है, ओ बनता है। ओ बनता है तो ए किसका है, ए तो है कंठ का, ऊ किसका है, ऊ है हमारे औष्ठ्य का, औष्ठ्य का। जब इन दोनों को जोड़ा गया यहाँ पर ओ के अंदर तो क्या बना, कंठोष्ठ बना। यानी दोस्तों आप इन दोनों को तोड़ करके देख करके अच्छी प्रकार से याद रख सकते हैं। इनके सूत्र तो बिल्कुल आसान है, अयदतो और ओदोती। आगे हम बात करते हैं दोस्तों दंतोष्ठ की, किसकी, दंतोष्ठ की। यह बिल्कुल आपको याद रखना होगा, वकारास्य दंतोष्टम, यानी व वर्ण और फ, ये इस फ के नीचे बिंदी है, यानी ये फ अरबी फारसी से आया हुआ फ है, यानी दंतोष्ठ के अंदर वह और ये फ आता है। आगे हम बात करते हैं नासिका, यानी नाक से बोले जाने वाले वर्णों की, तो नासिकीय कहा जाता है इसे। और इसके अंदर क्या आता है, एक तो अनुस्वर वाला आता है, अनुस्वर वाला आता है, ये अनुस्वर आता है। उसके बाद बात करते हैं हम हड़े की, यानी पंचम वर्ण, 5 वर्गों के पंचम वर्ण आते हैं। पहले वर्ग का पंचम वर्ण हड़े, दूसरे का य, तीसरे का न, और चौथे का न, और 5 का मैं आता है। यहाँ एक सूत्र है नासिका अनुस्वर्शीय, यानी नासिका के अंदर अनुस्वर को भी शामिल किया गया है, और विसर्ग किसके अंदर है, कंठ्य के अंदर है। तो दोस्तों ये बात थी हमारे उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी किसके पर,
उच्चारण स्थान के आधार पर हमने बात की थी। इनको आपको याद रखने का क्रम यही है, पहले कंठ आते हैं, उसके बाद तालु आता है, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद दंत और उसके बाद ओष्ठ आता है, इस प्रकार। और कंठ तालु और कंठोष्ठ को आप तोड़ करके देख सकते हैं। इनके सूत्र आपको एक दो बार पढ़ने पर आसानी से याद हो जाएंगे। और इनका क्रम और इनके अंदर जो वर्ण शामिल होते हैं वो याद रखना है। विसर्ग और है किसके अंदर, कंठ्य के अंदर शामिल होते हैं। आगे की हम दोस्तों बात करते हैं यतन विचार के आधार पर इन वर्णों का, यतन विचार के आधार पर इन वर्णों का वर्गीकरण, या हम कह सकते हैं परकष्टो संस्कृत के अंदर आएगा तो इस प्रकार आएगा। परकष्टो यत्न है, परकष्टो यत्न है, पर्यतन है, यानी यतन विचार यानी पर्यतन के आधार पर इनको कितने भागों के अंदर बांटा गया है। तो दोस्तों हम बात करते हैं इनको दो भागों के अंदर बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से इनके, दो प्रकार। तो दो प्रकार की बात करते हैं हम, इनके दोनों प्रकार की बात करते हैं। तो पहला है आभ्यंतर आभ्यंतर पर्यतन, आभ्यंतर पर्यतन। और दो नंबर है हमारा बाह्य पर्यतन। आभ्यंतर पर्यतन और बाह्य पर्यतन इन दो भागों के अंदर बांटा है। या दोस्तों आभ्यंतर पर्यतन को भी 5 भागों के अंदर बांटा है और इन बाह्य पर्यतन को भी कितने भागों के अंदर बांटा है, 5 भागों के अंदर बांटा है। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या देखेंगे, आभ्यंतर पर्यतन को देखेंगे। यानी सबसे पहले हम आभ्यंतर पर्यतन के 5 भाग कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। तो आभ्यंतर दोस्तों इनकी परिभाषा आपको याद नहीं रखनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको इनके अंदर शामिल होने वाले वर्णों को याद रखना है। वर्ण कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो पहले की बात करते हैं तो हमारा पहला होता है स्पष्ट पर्यतन। 2 नंबर की हम बात करते हैं दोस्तों, तो 2 नंबर होता है इस स्पष्ट पर्यतन, इस स्पष्ट पर्यतन। 3 नंबर की हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ होता है विवर्त, विवृत पर्यतन। आगे हम 4 नंबर की बात करते हैं तो ईषद विवृत होता है। कौन सा होता है, ईषद विवृत पर्यतन होता है। और आगे की हम बात करते हैं एक होता है संवृत। यानी दोस्तों कई बार यहाँ 4 भी दिए जाते हैं, आभ्यंतर पर्यतन 4 बताए जाते हैं, कहीं 5 बताए जाते हैं। जब इस संवृत को शामिल किया जाता है तो 5 होते हैं, नहीं तो ये 4 होते हैं। तो दोस्तों हम 5 की बात करेंगे। तो स्पष्ट का मतलब, स्पष्ट को आपको बता दें कि हमने पहले क्या पढ़े, स्पष्ट व्यंजन, स्पष्ट हल पढ़े। क्या पढ़े, स्पष्ट हल पढ़े, जिसके अंदर कितने शामिल थे, 25। यानी क वर्ग और च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग और प वर्ग शामिल थे। ये 25 थे। इनको क्या कहा जाता है, स्पष्ट पर्यतन कहा जाता है। यानी स्पष्ट पर्यतन कहा जाता है स्पष्ट हल को। और आगे हम बात करते हैं इन 25 को कहा जाता है। आगे हम स्पष्ट की बात करते हैं तो यह अंतस्थ हमने पढ़े थे, अंतस्थ हल पढ़े थे। अंतस्थ हल कितने होते हैं, 4 होते हैं। यानी ये 4 होते हैं। आगे हम विवर्त की बात करते हैं तो विवर्त के अंदर दोस्तों स्वर शामिल होते हैं। यानी पूरे के पूरे स्वर विवर्त के अंदर आते हैं। और ईषद विवर्त की बात करते हैं तो यह उसमें होते हैं। क्या होते हैं, उसमें होते हैं। और उसमें कितने होते हैं, 4 होते हैं।
आगे हम समर्थ की बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर ए शामिल होता है, ह्रस्व ए शामिल होता है। तो दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं इनको याद रखने का, तो बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल आसानी से हम इनको याद रख सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों यहाँ बात करते हैं स्पष्ट पर्यटन की, तो देखिए यहाँ भी स्पष्ट है और यहाँ भी क्या है, स्पष्ट है, यानी यहाँ भी से और यहाँ भी से है, से वाले 25 क्या होते हैं, स्पष्ट पर्यटन। यानी इनको तो आपको याद रखने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि स्पष्ट आपने याद कर रखा है। और ये 25 पांचों वर्ग क्या होते हैं, स्पष्ट पर्यटन होते हैं। आगे हम बात करते हैं ईषद स्पष्ट की, ईषद स्पष्ट की किसकी बात करते हैं, ईषद स्पष्ट की बात करते हैं। तो ईषद स्पष्ट में क्या होता है दोस्तों, अंतस्थों को शामिल किया गया है, यानी अंतस्थ वर्णों को शामिल किया गया है। इनको दोस्तों हम इन दोनों को मिला करके याद करेंगे, यानी यहाँ तो यह है और विवर्त को आपको बिल्कुल याद रह जाएगा, स्वर है, यानी पहले इसके क्या आता है, वी के अंदर स्वर आता है, यानी ये ई की मात्रा पहले है तो इसके अंदर क्या आया, स्वर आया, तो इसके अंदर भी शामिल क्या है, स्वर है बिल्कुल। बाकी किसी के अंदर पहले स्वर की मात्रा नहीं है, स्वर तो हो सकता है इसके ईषद के अंदर, लेकिन स्वर की मात्रा किसके अंदर है, सिर्फ विवर्त के अंदर है। तो यहाँ क्या आगे स्वर आए हैं, और यहाँ इन दोनों को हम मिला करके बात करेंगे, यानी ईषद जिसके आता है, ईषद आता है वहां पर कंफ्यूज यही करता है, हमें यह तो पता रहता है कि अंतस्थ होंगे या उष्मीय होंगे, लेकिन अंतस्थ और उष्मीय में कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर के कौन कौन से आते हैं, स और है आते हैं, और इसके अंदर क्या आते हैं, ये वे रे ले, यानी हम इसका क्रम देखेंगे तो क्रम बिल्कुल मास सूत्रों के आधार पर ही लिखेंगे, ये वह है ले। तो यहाँ क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से आया पहले और यहाँ क्या है से, तो ये से दोनों साथ में नहीं आएंगे, यहाँ से है और यहाँ भी क्या से है, यहाँ देखिए, बाकी आप देख लीजिए वी वाला क्या होगा, इसके अंदर शामिल नहीं होगा, यानी से के विपरीत वाला शामिल होगा, यानी ये वे रे ले वाला शामिल होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये से वाला इस विवर्त के अंदर शामिल होगा। आप तो इतना याद रखिए, इस से के साथ ये से नहीं आता है, यह तो आपको बिल्कुल याद रह जाएंगे, स्पृष्ट का स्पष्ट, और आगे विवर्त का वी के अंदर ई की मात्रा लगी हुई है तो स्वर, और यहाँ ये ईषद की बात करते हैं तो ईषद को तो आप छोड़िए, ये सम्मान है। इसके बाद हम बात आगे की करते हैं, तो यहाँ क्या है, से है, और ये से उसमें में से आता है, तो ये से तो शामिल नहीं होंगे, यहाँ कौन से आएंगे, अंतस्थ वाले आएंगे, और यहाँ क्या आएंगे, उसमें आएंगे। आगे हम बात करते हैं संवृत के अंदर बात करते हैं, तो एक ए शामिल होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे अभ्यंतर पर्यटन के आधार पर 5 भेद। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आगे की, बाह्य पर्यटन के आधार पर वर्णों के भेदों की। तो बाह्य पर्यटन के आधार पर भी कितने होते हैं, 5 होते हैं। बाह्य पर्यटन के आधार पर भी कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो 5 कौन कौन से होते हैं, तो इसकी बात करते हैं हम पांचों भेदों की। तो दोस्तों पहला भेद है वो है विवार। विवार कह दो, चाहे इसे श्वास कह दो, चाहे इसे क्या कह दो, अघोष कह दो। विवार कह दो, चाहे श्वास कह दो, चाहे अघोष कह दो। और 2 नंबर की बात करते हैं तो समार। दोस्तों इनकी परिभाषा हम याद नहीं रखेंगे, क्योंकि परिभाषा बिल्कुल संस्कृत में पूछी नहीं जाती है, क्योंकि हमारी भाषा भी द्वितीय है। आपको वर्ण पूछेंगे कि यह वर्ण किसके अंदर शामिल होगा, नांद और घोष। आगे की हम बात करते हैं 3 नंबर की, तो 3 नंबर में आते हैं अल्प प्राण। आगे बात करते हैं तो महाप्राण, महाप्राण।
आगे हम 5 नंबर की बात करते हैं तो आते हैं उदात्त, अनुदात। कौन से? उदात्त और अनुदात। और इसे दोस्तों क्या कहा जाता है? स्वरित भी कहा जाता है। स्वरित, स्वरित भी कहा जाता है। तो यहाँ कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं? तो बात करते हैं विवार, संवार या एक घोष की। तो एक घोष के अंदर पहले आप देखिए 1 + 2 बराबर स और स होंगे। 1 + 2 बराबर स है होंगे, यानी एक विसर्ग भी आएगा शामिल इसकी। और एक होगा क और एक कफ है। तो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ एक घोष की। उसके बाद घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ होते हैं 3 4 5, 3 4 5 और य व रे और ले। और आगे बात करते हैं और एक आएगा ये अनुस्वार। कौन आएगा? अनुस्वार। आगे हम बात करते हैं अलप प्राण की। तो 1 2 और 1 2 और 3 शामिल होंगे। और इसके अंदर शामिल कौन होंगे? ये, वे और रे, ले। और आगे हम महाप्राण की बात करते हैं तो 2 और 4 शामिल होंगे। और 2 और 4 के साथ शामिल होगा स और है शामिल होंगे। स और है शामिल होंगे। और जितने भी स्वर हैं वो किसके अंदर आएंगे? स्वर, सभी स्वर आएंगे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के अंदर आएंगे। तो दोस्तों इनको याद रखने की हम बात करते हैं, बिल्कुल आसानी से इनको हम याद रख सकते हैं। विवार, संवार या एक घोष, संवार, नांद या घोष। यानी विवार, समास और एक घोष के विपरीत होते हैं संवार, नांद या घोष। यानी जिसको बोलने के अंदर गर्जना नहीं होती वो एक घोष और गर्जना होती है वो घोष कहलाता है। ये परिभाषाओं की हम ध्यान नहीं रखेंगे क्योंकि परिभाषा नहीं पूछी जाती है, हमें सिर्फ वर्ण पूछा जाता है। पूछ लिया जाता है कि यह वर्ण किसका है तो आपको बताना ये घोष का है। इस प्रकार हम बात करते हैं आगे इनको याद रखने की। तो किसी भी वर्ग का पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, यानी जिस प्रकार हम पहले वर्ग की बात करते हैं तो पहले वर्ग में कौन से वर्ण शामिल होगा? क और ख। दूसरे के अंदर च और छ, ट और ठ, त और ठ और प और फ शामिल होगा। यानी वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण को हमें किसके अंदर शामिल करेंगे? एक घोष। और जब इनको जोड़ते हैं तो क्या होते हैं? 3 होते हैं। 3 कौन है? श, यानी स और इसके साथ क्या होगा? विसर्ग शामिल होगा। यानी जब इनको पहला और दूसरा होगा और 3 स होंगे यानी स और होंगे और एक विसर्ग शामिल होगा स है। और जिया मूल्य इसके साथ शामिल होंगे, उपध्मानी भी इसके साथ शामिल होंगे। अब दोस्तों इनको बिल्कुल आपको याद नहीं रखना है। याद इसलिए नहीं रखना है कि इसके अलावा जो बचे हुए कौन कौन से पहले वर्ण और दूसरे वर्ण के अलावा कौन सा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण बचा हुआ है वो इस घोष के अंदर शामिल होगा। यानी उसमें की हमने यहाँ बात कर ली तो अंतस्थ बचे हुए अंतस्थ यहाँ शामिल होंगे और विसर्ग यहाँ पर आ गया। और बचा कौन है तो यहाँ पर आएगा। और अनुस्वार भी घोष के साथ आएगा। यानी एक चीज को याद रखना, सिर्फ आपको इसको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं सीधे के सीधे महाप्राण की। यह क्या है? ए घोष है, ए से शुरुआत होता है तो यहाँ इसके विपरीत कौन होगा? महाप्राण होगा। दोस्तों आप इसी प्रकार याद रखते हैं, सिर्फ एक इनको याद रखें, इन
सभी को याद रख सकते हैं, क्योंकि इनको याद करेंगे तो ये तो इसके अलावा जो बचे हैं वो इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। और यहाँ क्या है, ए घोष है, यानी क्या है, ए घोष है। ए घोष के अंदर पहले क्या आता है, स्वर आता है, और यहाँ स्वर किसके अंदर है, अलप प्राण। तो इनको तो हमें लेना नहीं है, क्योंकि इनके साथ ए के साथ मेल नहीं बैठता, यानी ये दोनों साथ में नहीं बैठते। तो ये कौन बैठता है, महाप्राण बैठता है, यानी व्यंजन वाला साथ में बैठता है। तो व्यंजन वाला बैठता है, तो व्यंजन वाला इसके सेम रूप ही है, यानी यहाँ कितने हैं, 12 हैं, तो वहां कितने 24 हैं, यानी 12 के डबल हैं। और से है शामिल है। यहाँ है कहाँ आता है, यहाँ है नहीं आता है, लेकिन है की ध्वनि आती है विसर्ग में, यानी स है, और यहाँ से है आता है। यानी हम कह सकते हैं कि इसके अंदर पहला दूसरा शामिल होता है, इसके अंदर दूसरा और चौथा वर्ण शामिल होता है, से आते हैं और है आता है। बाकी बचे हुए किसके अंदर शामिल होंगे, अलग प्राण के साथ शामिल होंगे, यानी पहला तीसरा पांचवा, यानी पहले दूसरे से अलावा वर्ण कौन सा बचे हैं, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण, और उसमें आ गए तो बाकी कौन बचे, अंतस्थ बचे हैं। तो दोस्तों आप एक इसको याद रखें, इनको किसके साथ जोड़ेंगे, महाप्राण के साथ जोड़ेंगे, अलग प्राण के साथ हम नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ वर्ण भी ज्यादा है। तो ये किसके साथ होगा, घोष के साथ होगा। तो आप इसे याद कर सकते हैं, पहले दूसरे, यानी 12 वाले 12 से है, यानी 12 से है किसके अंदर शामिल है, ए घोष के अंदर शामिल है, और ये उपध्वनि और जय मूल्य ए घोष के अंदर शामिल है। और आगे बात करते हैं महाप्राण की सीधे, तो महाप्राण के अंदर 12 का डबल कर लो, 24वां आएगा, और यहाँ भी क्या है, से है, तो वहां भी क्या है, से है, या है की ध्वनि कहां से आती, विसर्ग थी, और यहाँ ये है स्वयं खड़ा है। तो दोस्तों आप एक इसके माध्यम से इन चारों को याद रख सकते हैं, इसके विपरीत ये है और इसके विपरीत ये अलग प्राण वाले हैं। आगे हम उदात अनुदात स्वरित की बात करते हैं, तो सभी स्वर इसके अंदर शामिल होते हैं। तो दोस्तों ये बात थी हमारे बाह्य परिवर्तन की। बिल्कुल आप दोस्तों इनको अलग अलग चारों को याद नहीं रख सकते हैं, कहीं आपका है यहाँ शामिल हो जाएगा, कहीं है यहाँ शामिल हो जाएगा। तो इस प्रकार आप एक को याद रखिए, इस एक को याद रखिए, और 12 का डबल चॉइस कीजिए, और से है को याद रखिए, यानी यहाँ विसर्ग आता है, वहाँ है आता है, से यहाँ भी आते हैं, और महाप्राण के अंदर भी आते हैं। और इनको याद किस प्रकार रखते हैं कि ए घोष याद रखेंगे, तो ए घोष के साथ ए का मेल नहीं बैठता है, इसलिए ये दोनों सेम कौन से हैं, ए घोष और महाप्राण समान है, यानी ए घोष और महाप्राण के साथ हम बात करके इनको समझ सकते हैं। इससे आसान कोई तरीका नहीं है दोस्तों, आपको अलग अलग ये याद बिल्कुल नहीं रहेंगे, वहाँ परीक्षा के अंदर बड़े कंफ्यूज करेंगे, और इन पर ज्यादा ध्यान भी आपको नहीं देना है, क्योंकि आप इनको तो कितने याद करेंगे, 4-5 दिन बाद में इनको पढ़ेंगे नहीं तो ये वापस जरूर आप भूल जाएंगे। आगे हम दोस्तों बात करते हैं वर्ण विचार के अंदर। तो हमने उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ लिए, और यतन प्रयत्न के आधार पर भी हमने पढ़ लिए। और आगे की हम बात करते हैं, तो दोस्तों इनकी 2-3 विशेषताएं हैं, 2-3 फैक्ट हैं, वो हमें लिख लेते हैं। उसके बाद ये हमारा संस्कृत का वर्ण विचार कंप्लीट हो जाएगा। तो पहली बात ये है कि संस्कृत में सभी वर्णों के संस्कृत में सभी वर्णों के उच्चारण के लिए 8 उच्चारण स्थान है। कितने उच्चारण स्थान है? 8 उच्चारण स्थान है। कितने? 8 उच्चारण स्थान है। कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं हम। पहला उच्चारण स्थान है उरे। 2 नंबर है हमारा कंठ, यानी कंठ के माध्यम से
और 3 नंबर है हमारा सिरे, और 4 नंबर है जी हाँ मूल्य, जी हाँ। और 5 नंबर की हम बात करते हैं तो 5 नंबर में है दंता, 6 नंबर की बात करते हैं तो नासिका, और 7 नंबर में है हमारा ओष्ठो, और 8 नंबर में हमारा है तालु। यानी दोस्तों आपको पूछ लिया जाता है संस्कृत में सभी वर्णों के उच्चारण स्थान के लिए कितने उच्चारण स्थान है? 8 उच्चारण स्थान है। 8 उच्चारण कौन कौन से हैं? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उच्चारण स्थान के आधार पर निम्न में से कौन सा उच्चारण स्थान है नहीं है, तो इसके अंदर आपको 8 याद करना है। उरे, कंठ, सिर, जिह्वा, मूल्य, दंता, नासिका, ओष्ठ और तालु। और दोस्तों अगर हमें पूछ लिया जाता है ये उच्चारण स्थान 8 किसके आधार पर हैं, तो ये पाणिनि शिक्षा के आधार पर है। ये किसके आधार पर है? पाणिनि शिक्षा के आधार पर है। किसके आधार पर है? ये दोस्तों पाणिनि शिक्षा के अनुसार 8 उच्चारण स्थान है। लेकिन हमें अगर सामान्यतः उच्चारण उच्चारण पूछ लिए जाते हैं तो वहां हमें 7 बताने हैं। कितने बताने हैं? 7 बताने। 7 यानी ये इन 8 में से 7 हैं। एक उरे को छोड़ दिया जाता है। सामान्यतः के अंदर उरे शामिल नहीं है। इस उरे को पाणिनि शिक्षा के अंदर शामिल किया गया है। यानी इस उरे को हम किसके अंदर छोड़ देते हैं? सामान्य उच्चारण स्थान पूछ लिया जाता है तो वहां आपको 7 बताने हैं, और पाणिनि शिक्षा के अनुसार पूछा जाता है तो वहां 8 बताने हैं। और 7 कौन से? एक किसको छोड़ा गया है? तो उरे को छोड़ा गया है। यह थी बात हमारी दोस्तों वर्ण विचार की। तो वर्ण विचार के अंदर हमने परिभाषाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि परिभाषा पूछी नहीं जाती है। आपको वर्णों के बारे में पूछा जाता है, ये वर्ण कौन सा है। तो हमने बात की थी सबसे पहले वर्ण विचार के त्रिभुजों की बात की थी, उसके बाद महासू सूत्रों की बात की थी, उसके बाद वर्णों के भेद की बात की थी, उसके बाद उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण कितने होते हैं इनकी बात की थी, फिर यतन परियतन के आधार पर वर्णों की बात की थी, और उसके बाद हमने देखे थे उच्चारण स्थान कितने होते हैं। तो पाणिनि शिक्षा के आधार पर 8 होते हैं, सामान्यतः 7 होते हैं। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको संस्कृत की संपूर्ण व्याकरण इस चैनल पर मिलेगी, हिंदी की व्याकरण मिलेगी, और 40 से 45 शिक्षण विधियां मिलेगी। यानी सभी सब्जेक्टों की मिलाकर के 40-45 शिक्षण विधियां आपको मिलेगी। लगभग 70 से 80 नंबर का रीट का सिलेबस है आपको यहाँ पर मिलेगा। और सबसे ज़्यादा मायना भी अगर कोई हम बात कह सकते हैं तो रीट के अंदर तो हिंदी, संस्कृत और शिक्षण विधियां ही रखती है। यानी आपको सिलेक्शन होना है तो इन पर पकड़ आपकी मजबूत जरूर होनी है। तो ये थी हमारी आज वर्ण विचार की क्लास। आगे की हम बात करेंगे संधि की। धन्यवाद दोस्तों।